चारों तरफ खून की बदबू और चीखने की भयानक आवाजें हवा में तैर रही थीं। मेरा दायां हाथ पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था और हड्डी टूटने की वो भयानक आवाज मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी। कभी सोचा है तुमने कि जब तुम किसी के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हो और फिर टूट जाते हो तो क्या होता है? तुम बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन जाते हो। तुम्हें इग्नोर कर दिया जाता है। लिटरली तुम्हें कचरे की तरह बाहर फेंक दिया जाता है। मेरा नाम ली वेई है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक वॉर सोल्जर था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज सुबह ही आर्मी ने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल फेंका है। मेरा दायां हाथ बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया था और अब मैं उनके किसी काम का नहीं बचा था। बिना किसी पेंशन या सपोर्ट के मुझे उस गंदे वॉर हॉस्पिटल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कोई थैंक यू नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, कोई इलाज नहीं। बस सीधा ऑर्डर मिला कि निकलो यहां से और अपनी मौत का इंतजाम खुद करो। दर्द से मेरी जान निकल रही थी लेकिन मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मैं एक पत्थर बन चुका था। रोने या शिकायत करने का टाइम नहीं था मेरे पास। इस भयानक जंग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था और अब मुझे सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना था। एनीहाउ सर्वाइवल। एक टूटे हुए हाथ के साथ मुझे अपने गांव वापस लौटना था। रास्ते में सिर्फ मौत और भुखमरी बिखरी पड़ी थी। लोग एक एक सूखी रोटी के टुकड़े के लिए कुत्तों की तरह आपस में लड़ रहे थे। मैं चुपचाप अपना टूटा हाथ पकड़े उस नरक के बीच से गुजर रहा था। अगले कई महीनों तक मेरा ये दायां हाथ बिल्कुल बेकार रहने वाला था और मुझे अपनी एनर्जी बचानी थी। मेरा एक एक कदम बहुत भारी लग रहा था लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मुझे लगा था कि गांव पहुंचकर शायद थोड़ी शांति मिलेगी और मैं अपनी चोट ठीक कर पाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी असली जंग और असली सर्वाइवल तो अब शुरू होने वाली है। कई दिनों के भूखे प्यासे और थका देने वाले सफर के बाद फाइनली मैं अपने गांव पहुंचा। लेकिन सामने का नजारा देखकर मेरे कदम वहीं के वहीं जम गए। मेरा गांव अब गांव नहीं रहा था। वहां सिर्फ जली हुई झोपड़ियां और हवा में उड़ती हुई काली राख बची थी। चारों तरफ सिर्फ बर्बादी और मौत का मंजर था। मैं सीधा अपने घर की तरफ भागा लेकिन वहां भी सिर्फ जला हुआ मलबा पड़ा था। मेरा सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। अंदर से एक अजीब सी खालीपन की फीलिंग आ रही थी। कोई और नॉर्मल इंसान होता तो शायद घुटनों के बल गिरकर जोर जोर से रोने लगता। लेकिन मैं ली वेई हूं। इस बेरहम वॉर ने मुझे इमोशनलेस बना दिया था। मैंने गहरी सांस ली और सिचुएशन को कोल्ड माइंड से एनालाइज करना शुरू किया। मुझे फौरन एक सेफ जगह चाहिए थी जहां मैं ये ठंडी रात गुजार सकूं और अपने हाथ को थोड़ा रेस्ट दे सकूं। तभी मुझे अपने सबसे अच्छे दोस्त का घर याद आया। वो घर गांव के एक किनारे पर था और शायद वहां कुछ बचा हो। मैं चुपचाप उस टूटे फूटे घर की तरफ बढ़ा। उस घर की हालत भी बहुत खराब थी। छत आधी गिर चुकी थी और दरवाजा टूटकर एक साइड में लटक रहा था। मैं अंदर घुसने ही वाला था कि तभी मुझे अंदर से एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। कोई अंदर था। मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तुरंत फुल पावर पर एक्टिव हो गया। मेरा बायां हाथ सीधा मेरे कमर में बंधे खंजर की तरफ गया। इस भुखमरी और गरीबी के टाइम में कोई भी इंसान दुश्मन हो सकता था। मैंने अपनी सांसें रोकी और बिल्कुल दबे पांव उस टूटे हुए दरवाजे के अंदर कदम रखा। मुझे लगा कोई लुटेरा होगा जो बचा खुचा सामान ढूंढ रहा होगा। मैंने खंजर को कसकर पकड़ लिया और हमले के लिए रेडी हो गया। लेकिन अंदर का नजारा देखकर मेरे हाथ रुक गए। कमरे के एक अंधेरे और ठंडे कोने में कोई छुपा हुआ था। वो डर से कांप रही थी
और उसने खुद को एक पुराने कंबल में लपेटा हुआ था। मैंने खंजर बाहर निकाला और एक कदम आगे बढ़ा। तभी एक बहुत कमजोर सी आवाज आई कि मुझे मत मारो, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मैंने ध्यान से उसकी शक्ल देखी। वो कोई लुटेरा नहीं बल्कि एक औरत थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो कुपोषण की वजह से बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अलग सी डिग्निटी और ग्रेस था जो छुप नहीं पा रहा था। वो मेई लिन थी, मेरे दोस्त की बड़ी बहन। मेई लिन की उम्र 30 साल थी और वो हमेशा से बहुत सॉफ्ट और केयरिंग इंसान हुआ करती थी। आज उसकी ये खराब हालत देखकर मेरे अंदर का वो सख्त पत्थर थोड़ा सा पिघल गया। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में डर की जगह थोड़े आंसू आ गए। उसने रोते हुए मुझे बताया कि मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो यहाँ बिल्कुल अकेली बच गई है। वॉर और इस भयानक भुखमरी ने उससे सब कुछ छीन लिया था। वो कई दिनों से इस टूटे घर में छुपकर भूखे पेट अपनी जान बचा रही थी। मेई लिन बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। मैंने अपना खंजर वापस रखा और बहुत रफ आवाज में उसे तसल्ली दी कि मैं आ गया हूं और अब सब ठीक हो जाएगा। मेरा प्रोटेक्टर वाला नेचर हमेशा से ऐसा ही था। मैं अपनों को मुसीबत में तड़पते हुए नहीं देख सकता था। मैंने उसे बताया कि मेरा हाथ टूट गया है और मुझे छुपने की जगह चाहिए। उसने बिना कुछ सोचे मुझे तुरंत अंदर आने दिया और दरवाजे पर कुछ टूटी लकड़ियां लगाकर उसे बंद करने की पूरी कोशिश की। हम दोनों के पास ना खाना था ना सेफ्टी थी, बस एक दूसरे का सहारा था इस खौफनाक रात में। तभी अचानक बाहर से बहुत सारी आवाजें आने लगीं। कुछ भारी जूतों के कदमों की आवाज और मशालों की लाल रोशनी उस टूटे घर के अंदर आने लगी। मेरा दिमाग तुरंत अलर्ट हो गया। कोई हमारी तरफ ही आ रहा था और उनका इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैंने लकड़ी की दरार से बाहर झांक कर देखा। गांव के कुछ घटिया लुटेरे और औरतों की तस्करी करने वाले गुंडे वहां खड़े थे। वो पूरे गांव में अकेली और कमजोर औरतों को ढूंढ रहे थे ताकि उन्हें शहर में बेचकर अपने लिए रेशन और शराब ले सकें। और उन्हें पक्का पता चल गया था कि मेई लिन इस घर में अकेली छुपी हुई है। वो लोग गालियां देते हुए दरवाजा पीटने लगे। मेई लिन डर के मारे पूरी तरह कांपने लगी और मेरे पीछे छुप गई। उसकी तेज सांसें मुझे महसूस हो रही थीं। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि अगर वो अंदर आ गए तो ना मेई लिन बचेगी और ना मैं। मेरा दायां हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और मैं एक हाथ से इतने सारे खूंखार आदमियों से नहीं लड़ सकता था। मुझे कोई बहुत स्मार्ट और परमानेंट मूव चलना था। मैं अपना खंजर लेकर उस टूटे दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। मेरी आंखों में मौत जैसी ठंडक और गुस्सा था। मैंने झटके से दरवाजा खोला और उनके सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। मुझे वहां देखकर वो लोग थोड़े चौंक गए और पीछे हट गए। उनके लीडर ने हंसते हुए कहा कि ली वेई, तू तो वॉर में गया था, यहाँ क्या कर रहा है? चुपचाप ये औरत हमें दे दे और अपनी जान बचा ले। मेरा दिमाग उस टाइम फुल स्पीड पर दौड़ रहा था। मुझे एक ऐसा सॉलिड रीजन चाहिए था जिससे वो लोग हमेशा के लिए पीछे हट जाएं। कोई ऐसा लीगल या सोशल प्रोटेक्शन जिसे वो चैलेंज ना कर सकें। तभी मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। मैंने एकदम भारी और कोल्ड आवाज में कहा कि ये औरत मेरी पत्नी है। मेई लिन मेरे पीछे खड़ी ये सुनकर पूरी तरह सुन्न रह गई। लुटेरे जोर जोर से हंसने लगे और मुझसे प्रूफ मांगने लगे। मैंने बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए पीछे मुड़कर मेई लिन का हाथ पकड़ा और वहीं उस टूटे घर के सामने आसमान और चांद को साक्षी मानकर 3 बार सिर झुका दिया। ये इस गांव का सबसे पुराना और पक्का मैरिज रिचुअल था।
मैंने मुड़कर उन लुटेरों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आज से ली वेई और मेई लिन पति पत्नी हैं, और अगर किसी ने मेरी पत्नी की तरफ आंख भी उठाई तो मैं उसे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। मेरी वो किलर वाइब और मेरा डेंजरस वॉर वाला बैकग्राउंड देखकर वो लोग सच में डर गए। वो बड़बड़ाते हुए और धमकियां देते हुए वापस लौट गए, लेकिन मुझे पता था कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। वो फिर आएंगे। वो लुटेरे तो चले गए, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। रात का सन्नाटा और उस टूटे हुए घर में हम दोनों, मैं और मेई लिन। बाहर से बर्फीली हवा सीधा अंदर आ रही थी और मेरे टूटे हुए हाथ में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे कोई हड्डी में कील ठोक रहा हो। मेई लिन कोने में बैठी थी। उसकी आंखें नीचे थीं। वो अभी भी कांप रही थी। मैंने उसे देखा। आज से कुछ घंटे पहले मैं एक अकेला वॉर सोल्जर था जिसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था, और अब मेरे सामने मेरी पत्नी बैठी थी। पत्नी, ये वर्ड मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मैंने बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए शादी तो कर ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था सर्वाइवल। हमारे पेट में पिछले 2 दिन से अन्न का एक दाना नहीं गया था। भूख से मेरी नसें खिंच रही थीं और मेई लिन की हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब थी। वो कुपोषण की शिकार थी। मैंने एक गहरी सांस ली और जमीन पर लेट गया। मुझे अपनी एनर्जी बचानी थी। मेई लिन चुपचाप उठी और उसने अपने फटे हुए दुपट्टे का एक हिस्सा फाड़कर बहुत नरमी से मेरे सूजे हुए हाथ पर बांध दिया। उस अंधेरे में हमारी आंखें एक सेकंड के लिए मिलीं और मुझे पहली बार लगा कि इस भयानक भीड़ में मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूं। उसने एक वर्ड नहीं बोला, लेकिन मैं समझ गया कि वो सच में मेरी परवाह कर रही है। मैंने आंखें बंद की और कल सुबह का प्लान बनाने लगा। अगर कल सूरज ढलने से पहले हमें खाना नहीं मिला तो हम दोनों भूख से मर जाएंगे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही मेरी आंख खुल गई। मेई लिन अभी भी जमीन पर सिकुड़ कर सो रही थी। मैंने चुपचाप अपना खंजर उठाया और दरवाजे पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठर लगा दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। मेरा दायां हाथ अभी भी बेकार था, लेकिन मेरे पास आराम करने का टाइम नहीं था। मैं सीधा गांव के पीछे वाले घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंग के इस नरक में जंगल जाना मौत को दावत देना होता है। वहां जंगली जानवर भी होते हैं और उससे भी ज्यादा खतरनाक भूख से पागल हुए इंसान। मैं बहुत केयरफुली अपने कदम रख रहा था। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ खाने पर था। लेकिन जंगल भी पूरी तरह खाली हो चुका था। पेड़ों पर एक फल या पत्ता तक नहीं बचा था। सब कुछ लोग पहले ही नोच कर खा चुके थे। मैं लगभग 2 घंटे तक भटकता रहा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। भूख से मेरा शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में मेई लिन का वो उतरा हुआ चेहरा घूम रहा था। मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकता था। मुझे अपने सोल्जर वाले सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जगाना पड़ा। मैंने जमीन की गीली मिट्टी को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी मेरी नजर एक पुराने पेड़ के पास कुछ अजीब सी जंगली घास पर पड़ी। आर्मी में रहते हुए मैंने सर्वाइवल ट्रेनिंग में सीखा था कि कुछ जंगली जड़ें खाई जा सकती हैं और वो न्यूट्रिशन से भरी होती हैं। मैंने तुरंत अपने बाएं हाथ और खंजर से मिट्टी खोदना शुरू किया। मेरा हाथ दर्द से कांप रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। लगभग आधे घंटे की मेहनत के बाद मुझे मिट्टी के नीचे से कुछ मोटी और अजीब सी जड़ें मिली। ये कोई नॉर्मल सब्जी नहीं थी, लेकिन इस टाइम ये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। मैं जल्दी से वो जड़ें लेकर घर वापस भागा। दरवाजा हटाकर अंदर गया तो मेई लिन मुझे देखकर तुरंत खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। मैंने वो मिट्टी से सनी हुई जड़ें जमीन पर रख दी।
मैंने उसे बताया कि ये जंगली जड़ें हैं और अगर हम इन्हें सही से उबाल लें तो ये हमारी जान बचा सकती हैं। मेई लिन ने बिना कोई सवाल किए एक पुराना टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन उठाया और बाहर से थोड़ा पानी ले आई। हमने घर के अंदर ही लकड़ियां जलाकर आग लगाई। पानी उबलने लगा और मैंने वो जड़ें उसमें डाल दी। ये बहुत बड़ा रिस्क था क्योंकि अगर मैंने गलत जड़ें पहचानी होंगी तो हम दोनों जहर से मर जाएंगे। लेकिन मौत तो वैसे भी हमारे सामने खड़ी थी। जैसे जैसे वो पानी उबल रहा था उसमें से एक अजीब सी महक आने लगी। तभी मेई लिन ने कुछ ऐसा किया जिसने मुझे हैरान कर दिया। उसने अपनी जेब से कुछ सूखी हुई पत्तियां निकाली जो वो अपने पुराने घर से बचाकर लाई थी। उसने वो पत्तियां उस उबलते हुए पानी में डाल दी। कुछ ही मिनट में उस अजीब सी जंगली जड़ का पानी एक बहुत ही खुशबूदार सूप में बदल गया। मेई लिन की वो सॉफ्ट और केयरिंग वाइब उस सूप में भी आ गई थी। हमने वो गरम सूप पिया और लिटरली मेरे अंदर एक नई जान आ गई। वो सिर्फ भूख नहीं मिटा रहा था बल्कि मेरे टूटे हुए हाथ के दर्द को भी कम कर रहा था। वो मेडिसिनल रूट थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और हमारे थके हुए चेहरों पर एक बहुत छोटी लेकिन सच्ची स्माइल आ गई। वो एक टीम वाली फीलिंग थी जिसने हमें अंदर से जोड़ दिया था। हमने फाइनली मौत को चकमा दे दिया था। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। उस सूप की महक उस टूटे घर से बाहर तक पहुंच गई थी। अचानक हमारे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने तुरंत अपना खंजर निकाला लेकिन बाहर गांव का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना लेकिन साफ कंबल था और वो रोते हुए हमसे वो गरम सूप मांग रहा था। उसने कहा कि वो अपने इस आखिरी कंबल के बदले हमें वो सूप पीने को देगा। मेरे दिमाग की घंटी बजी। ये सिर्फ एक सूप नहीं था। ये इस भयानक भुखमरी में सर्वाइवल की सबसे बड़ी करेंसी बन सकता था। हमारा पहला बार्टर सक्सेस हो चुका था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारी ये छोटी सी सक्सेस बहुत जल्द गांव के उन खतरनाक लुटेरों की नजरों में आने वाली है। क्या हमारा ये नया बिजनेस हमें बचाएगा या हमारी मौत का कारण बनेगा? कल वाले बूढ़े आदमी ने उस गरम सूप को पीने के बाद पूरे गांव में हमारे बारे में बता दिया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं निकली थी मुझे बाहर से बहुत सारी अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैंने लकड़ी के दरवाजे से बाहर झांका तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हमारे उस टूटे फूटे घर के बाहर लगभग 15 से 20 लोगों की एक पूरी भीड़ खड़ी थी। उन सबकी हालत बहुत खराब थी। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी भुखमरी और लालच साफ दिखाई दे रहा था। कोई अपने हाथों में पुराना और जंग लगा हुआ लोहे का बर्तन पकड़े था तो कोई फटे हुए लेकिन गर्म कपड़े लाया था। वो सब उस जादुई सूप के बदले अपना बचा खुचा सामान बार्टर करने को तैयार थे। इतनी बड़ी और पागल सी भीड़ देखकर मेई लिन बुरी तरह घबरा गई और चुपचाप मेरे पीछे आकर छुप गई। लेकिन मैं एक सोल्जर हूं और मैंने आर्मी में बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस प्लान किए थे। मेरे दिमाग में एक सेकंड के अंदर एक पूरा सॉलिड बिजनेस प्लान छप चुका था। मैंने बिना डरे अपना दरवाजा खोला और बाहर जाकर अपनी भारी सोल्जर वाली आवाज में चीखकर सबको शांत किया। मैंने बहुत स्ट्रिक्टली एक नया रूल बनाया कि सूप सबको मिलेगा लेकिन मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। जो भी इंसान हमारे लिए जंगल से सूखी लकड़ियां और नदी से साफ पानी लाएगा सिर्फ उसे ही ये सूप मिलेगा। इस खौफ के माहौल में लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो सब तुरंत मान गए। हमारा पहला ऑफिशियल ट्रेड बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू हो गया था। लोग हमारे लिए काम कर रहे थे और हम उन्हें सूप दे रहे थे। लेकिन खुशी के इस माहौल में दोपहर होते होते एक बहुत बड़ी और जानलेवा प्रॉब्लम मेरे सामने आ खड़ी हुई।
जो ताजी मोटी जड़ें मैं बहुत मेहनत से जंगल से खोद कर लाया था वो इस गर्मी और सीलन की वजह से बहुत जल्दी सड़ने लगी थीं। उन पर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी और बड़ी बड़ी मक्खियां भिनभिना रही थीं। हम इतनी सारी जड़ों को सेफली स्टोर नहीं कर पा रहे। अगर वो सारी जड़ें इसी तरह खराब हो गईं तो हमारा ये नया बिजनेस शुरू होने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हम फिर से उसी मौत के मुंह में चले जाएंगे। उन सड़ती हुई और बदबूदार जड़ों को देखकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा था, लेकिन तभी मुझे आर्मी के वो पुराने और मुश्किल दिन याद आए जब हम सोल्जर्स एनिमी लाइंस के पीछे फंस जाते थे तो हम अपने कच्चे रेशन को महीनों तक चलाने के लिए उसे कड़ी धूप में सुखाते थे ताकि उसमें से सारा मॉइस्चर निकल जाए। मैंने तुरंत मेई लिन को अपना ये सर्वाइवल आइडिया बताया। वो बिना कोई फालतू सवाल किए तुरंत मेरे साथ काम पर लग गई। हम दोनों ने मिलकर अपने खंजर से उन भारी जंगली जड़ों और खुशबूदार पत्तियों को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू किया। इस काम में बहुत ताकत लग रही थी और एक मोटी जड़ को काटते वक्त मेरा दायां हाथ दर्द से कांपने लगा। मेई लिन ने बिना एक वर्ड बोले मेरे हाथ से वो चाकू ले लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जड़ को खुद काट दिया। ये हमारा एक असली हस्बैंड और वाइफ की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला पहला मोमेंट था। हमने अपने घर की आधी टूटी हुई छत का पूरा फायदा उठाया और वहां लकड़ी के कुछ पुराने चौड़े तख्तों पर उन सारे टुकड़ों को धूप में सूखने के लिए फैला दिया। अगले 2 दिन तक हमने उन जड़ों को तपती और कड़ी धूप में पकने दिया। 2 दिन बाद जब मैंने उन्हें छूकर देखा तो वो जड़ें सूखकर एकदम लकड़ी की तरह कड़क हो गई थीं। अब चाहे जो हो जाए वो किसी भी हाल में सड़ नहीं सकती थीं। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। मेई लिन ने अपने बचे हुए फटे दुपट्टे को बहुत ध्यान से फाड़कर छोटे छोटे चौकोर पैकेट बनाए और उनमें वो सूखा हुआ सूप मिक्स बहुत सलीके से भर दिया। ये हमारा पहला रेडी टू यूज प्रोडक्ट था। अब लोगों को हमारे पास आकर सूप पीने की जरूरत नहीं थी। वो इन पैकेट को अपने साथ ले जा सकते थे और सिर्फ पानी में उबालकर कभी भी पी सकते थे। हमारा सर्वाइवल अब धीरे धीरे एक प्रॉपर ट्रेड में बदल रहा था और हमारी उम्मीदें हर दिन के साथ बड़ी हो रही थीं। अब हर दिन हमारे कस्टमर्स इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि उस छोटे से घर के अंदर छुपकर बिजनेस करना अब पॉसिबल नहीं था। घर के बाहर लगी भीड़ किसी का भी ध्यान खींच सकती थी। मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और फैसला किया कि हम गांव के उस पुराने और खतरनाक चौराहे पर अपना स्टॉल लगाएंगे जहां से सीधा दूसरे बड़े गांव और शहर का रास्ता जाता था। मेरे टूटे हुए हाथ में अब थोड़ा बहुत मूवमेंट वापस आ रहा था, जो मेरे लिए एक बहुत अच्छा साइन था। मैंने और मेई लिन ने मिलकर जंगल से लकड़ी के बड़े टुकड़े काटे और एक पुरानी फटी हुई चटाई का इस्तेमाल करके एक छोटा सा स्टॉल खड़ा किया। हमने वहां अपने उस सूखे सूप मिक्स के सारे पैकेट बहुत सलीके से सजा दिए। मेई लिन स्टॉल के बिल्कुल फ्रंट पर खड़ी थी और मैं थोड़ा पीछे एक पुराने पेड़ के पास छुपकर खड़ा था ताकि दूर से उस पर और आने जाने वाले कस्टमर्स पर अपनी बाज जैसी नजर रख सकूं। पहले दिन ही हमारा स्टॉल पर जो रिस्पॉन्स था वो सच में पागल कर देने वाला था। हमारा सारा का सारा स्टॉक दोपहर तक ही पूरा बिक गया। हमें बदले में थोड़ा सा असली अनाज, एक तेज धार वाला शिकार करने का चाकू और सर्दियों के लिए कुछ बहुत अच्छे गर्म कपड़े मिले। शाम को जब हम अपना स्टॉल समेट रहे थे तो मैंने मेई लिन के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची खुशी और एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देखा। वो अंधेरे कमरे में कोने में छुपकर रोने वाली डरी हुई औरत बिल्कुल नहीं थी। वो मेरी पक्की बिजनेस पार्टनर बन चुकी थी और वो अपने काम को बहुत अच्छे से समझ रही थी। लेकिन हमारी ये खुशी और ये आजादी बहुत छोटी होने वाली थी। उस मेन चौराहे पर स्टॉल लगाने का जो सबसे बड़ा रिस्क था वो अब बिल्कुल एक बुरे सपने की तरह हमारे सामने खड़ा था।
वही पुराने खूंखार लुटेरे और औरतों की गंदी तस्करी करने वाले गुंडे अचानक हथियारों के साथ वहां आ गए। उन्होंने बहुत दूर से ही मेई लिन को देख लिया था। वो पहले से काफी हेल्थी, खूबसूरत और साफ सुथरी लग रही थी और उसके चेहरे का वो पुराना डर अब पूरी तरह गायब हो चुका था। उन गुंडों की गंदी और लालची नजरें सिर्फ मेई लिन पर ही नहीं थीं, बल्कि हमारे उस सक्सेसफुल स्टॉल और आज दिन भर के कमाए हुए असली अनाज पर भी थीं। उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि इस टूटे हुए सोल्जर और इस औरत ने सर्वाइवल का कोई बहुत तगड़ा और प्रॉफिटेबल तरीका ढूंढ लिया है। उनका लीडर, जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा निशान था, अपने गंदे पीले दांत निकालते हुए सीधा मेई लिन की तरफ बढ़ा। वो बहुत गंदी गालियां दे रहा था और बिना कुछ पूछे हमारा सारा अनाज छीनने की कोशिश कर रहा था। पहली बार मेई लिन डरी जरूर, उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन इस बार वो एक कदम भी पीछे नहीं हटी। उसने डटकर उस लीडर का सामना किया और उसे पीछे की तरफ एक जोरदार धक्का दिया। मामला बहुत तेजी से बिगड़ता देखकर मैंने अपनी छुपने वाली जगह छोड़ी और भारी भीड़ को चीरते हुए सीधा स्टॉल के अंदर कदम रखा। मैं बाहर से बिल्कुल शांत और रिलैक्स दिख रहा था, लेकिन मेरे अंदर मौत वाला गुस्सा खौल रहा था। मैं सीधा जाकर उस लंबे चौड़े लीडर के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। मेरा बायां हाथ सीधा मेरे नए शिकार वाले चाकू की मूठ पर था और मैं किसी भी सेकंड एक जानलेवा हमले के लिए पूरी तरह तैयार था। मैंने कोई चिल्ला चोट नहीं की, कोई फालतू गाली नहीं दी और ना ही कोई हवा में हाथ पैर मारे। मैंने बस अपनी कोल्ड और डेड सोल्जर वाली आंखों से उसकी आंखों में बहुत गहराई से देखा। मैंने बिल्कुल धीमी लेकिन एक बहुत भारी आवाज में कहा कि अगर तूने मेरी पत्नी या मेरे इस स्टॉल की तरफ 1 इंच भी कदम बढ़ाया तो मैं तेरा सिर धड़ से अलग करके इसी चौराहे पर हमेशा के लिए टांग दूंगा। मेरी उस किलर वाइब और मेरी आंखों में मौत का वो साफ इरादा देखकर वो वहीं जमीन पर जम गया। उसका पसीना छूट गया और वो तुरंत समझ गया कि मैं कोई नॉर्मल रोने वाला गांव वाला नहीं हूं, बल्कि एक खूंखार वॉर सोल्जर हूं जो सच में किसी की जान ले सकता है। वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से पीछे तो हट गए, लेकिन जाते जाते वो लीडर मुझे मौत की धमकी दे गया। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि वो गुंडे चुपचाप अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज रात हमारे उस टूटे घर पर एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला था और मेरा दायां हाथ अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं था। मुझे किसी भी कीमत पर मेई लिन और अपने इस नए अंपायर को बचाना था और इसके लिए मैं खून की नदियां बहाने को तैयार था। रात का वो खौफनाक और भारी सन्नाटा तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन कोई हमला नहीं हुआ। मुझे लगा शायद वो सच में मेरी धमकी से डर गए, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। सुबह जब हम पूरी तैयारी के साथ चौराहे पर पहुंचे तो हमारा स्टॉल पूरी तरह खाली था। वहां एक भी कस्टमर नहीं खड़ा था, जो बहुत अजीब बात थी। तभी मुझे दूर खड़ी भीड़ से बहुत अजीब सी भिनभिनाने वाली आवाजें आनी शुरू हुई। वो गुंडे सीधा हम पर हमला करने के बजाय एक बहुत गंदा और जहरीला साइकोलॉजिकल खेल खेल रहे थे। उन्होंने रातों रात पूरे गांव में ये रूमर फैला दिया था कि ली वेई और मेई लिन की वो सूखी हुई जड़ें जहरीली हैं और वो लोगों को अंदर ही अंदर मार रही हैं। उन्होंने गांव वालों को भड़काया कि हम दोनों लोगों को मारकर उनका बचा खुचा सामान और कपड़े लूटना चाहते हैं। मौत के इस खौफनाक दौर में लोग पहले ही डरे हुए होते हैं और उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। वो अफवाहों पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। देखते ही देखते उस पूरी भीड़ का गुस्सा भड़कने लगा और वो लोग गालियां देते हुए हमारा स्टॉल तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। कुछ लोगों ने अपने हाथों में बड़े बड़े पत्थर भी उठा लिए थे। मेई लिन ने डरकर मेरा हाथ बहुत कसकर पकड़ लिया। मेरी आंखें उन गुंडों के लीडर को उस भीड़ में ढूंढ रही थीं।
मुझे पता था कि अगर मैंने अभी अपना चाकू निकाला तो ये अंधी भीड़ हमें यहीं जिंदा जला देगी और हमारा सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। हमें फौरन कोई बहुत सॉलिड प्रूफ चाहिए था, वरना हमारा खेल यहीं खत्म था। भीड़ हमारे स्टॉल पर वो बड़े बड़े पत्थर फेंकने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक बहुत कमजोर लेकिन जानी पहचानी सी आवाज आई, रुक जाओ तुम सब। वो वही बूढ़ा आदमी था जिसे हमने सबसे पहले रात में सूप दिया था। उसके साथ एक बहुत बूढ़ी औरत भी धीरे धीरे चलकर आ रही थी। ये वही औरत थी जो कल तक मौत के मुंह में थी और बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी, लेकिन आज वो अपने पैरों पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर जान थी। उस बूढ़े आदमी ने भीड़ के बीच में आकर पूरी ताकत से चीख कर कहा कि तुम सब बेवकूफ मत बनो, इस मेइलिन के सूप ने मेरी पत्नी की जान बचाई है। ये कोई जहर नहीं बल्कि इस भयानक भुखमरी में हम सबके लिए भगवान का वरदान है। उसने सबके सामने हमारे स्टॉल से उस सूखे सूप मिक्स का एक पैकेट उठाया, उसे पानी में डाला और बिना एक सेकंड डरे पी लिया। ये नजारा देखते ही वो पूरी पागल भीड़ एकदम शांत हो गई। उन घटिया गुंडों का फैलाया हुआ वो जहरीला रूमर एक सेकंड में हमेशा के लिए खत्म हो गया। लोगों ने अपने हाथों से पत्थर नीचे फेंक दिए। मेइलिन ने इस बार डर से नहीं बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में अपने प्रोटेक्टर के लिए एक बहुत गहरी रिस्पेक्ट और प्राइड साफ झलक रहा था। अब पूरे गांव को हम पर पूरी तरह ट्रस्ट हो गया था। हमारी सच्चाई सबके सामने साबित हो चुकी थी और हमारा बिजनेस अब पूरी तरह से अनस्टॉपेबल होने वाला था। उस झूठी अफवाह के टूटने के बाद हमारा ट्रेड दुगनी स्पीड से दौड़ने लगा। अब लोग हम पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे। हमारी पॉपुलैरिटी अब गांव की हदें पार करके पास वाले सोल्जर कैंप तक पहुंच गई थी। शाम ढलते ढलते हमारे स्टॉल के सामने आर्मी के दो बहुत बड़े घोड़े आकर रुके। उन पर खूंखार और हथियारों से लैस सोल्जर्स बैठे थे, जिन्हें अपने एक लंबे सफर के लिए चीप और लंबे टाइम तक चलने वाला रेशन चाहिए था जो जल्दी खराब ना हो। मेइलिन बिल्कुल नहीं घबराई और उसने बहुत स्मार्टली आगे बढ़कर उन्हें हमारे सूखे सूप मिक्स के सारे फायदे समझाए। वो सोल्जर्स मुझे पहचान नहीं पाए क्योंकि अब मैं वो टूटा हुआ बीमार सोल्जर नहीं बल्कि एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर लग रहा था। वो सोल्जर्स उस प्रोडक्ट और मेइलिन के कॉन्फिडेंस से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने बिना कोई फालतू बार्गेन किए हमारा सारा का सारा स्टॉक एक ही बार में खरीद लिया। बदले में हमें 2 भारी बोरी असली सफेद चावल और कुछ लोहे के बेहतरीन और नए हथियार मिले। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी और शानदार जीत थी। हम फाइनली उस टूटे घर और भुखमरी से निकलकर एक स्टेबल लाइफ की तरफ अपना सबसे बड़ा कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन खुशी के इस पल में मैं ली वेई एक बहुत जरूरी चीज भूल गया था। वो लुटेरे इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मानने वाले थे और वो सिर्फ रात के घने अंधेरे का इंतजार कर रहे थे। रात बहुत गहरी और भयानक हो चुकी थी। हम दोनों उस असली सफेद चावल को पकाकर पिछले कई महीनों में पहली बार पेट भर खाना खाने वाले थे। चावल की उस मीठी खुशबू से पूरा घर महक रहा था और मेइलिन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। तभी मेरे सोल्जर वाले ट्रेंड कानों ने बाहर कुछ अजीब सी आहट सुनी। बाहर सूखे पत्तों पर बहुत भारी और दबे हुए कदमों की आवाज आ रही थी। एक नहीं बल्कि 5-6 लोग बहुत धीरे धीरे हमारे घर की तरफ बढ़ रहे थे। वो गुंडे फाइनली आ गए थे और इस बार वो कोई धमकी देने या बात करने नहीं बल्कि हमें सीधा जान से मारने आए थे। मेइलिन मेरा सीरियस चेहरा देखकर तुरंत समझ गई कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। मैंने उसे फौरन एक अंधेरे कोने में छुपने का इशारा किया और अपने उस नए शिकार वाले चाकू को बाएं हाथ में बहुत कसकर पकड़ लिया। मेरा दायां हाथ अभी भी बहुत कमजोर था और मैं उससे वार नहीं कर सकता था।
अगले ही पल हमारा लकड़ी का दरवाजा एक जोरदार लात से टूटकर नीचे गिरा। अंदर पूरी तरह अंधेरा था और मैं उसी अंधेरे का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला था। मैं ली वेई एक वॉर सोल्जर हूं और क्लोज कॉम्बैट में मुझसे जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैंने बिना एक सेकंड वेस्ट किए अंधेरे में सीधा आगे बढ़कर पहले आदमी की गर्दन पर एक जानलेवा वार किया। खून की एक लंबी बौछार उड़ी और वो बिना कोई आवाज किए सीधा नीचे जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन बाकी के 4 खूंखार लोग अपनी लंबी नंगी तलवारें लेकर एक साथ मुझ पर टूट पड़े। मेरा दायां हाथ काम नहीं कर रहा था और मैं बिल्कुल अकेला था। क्या एक टूटे हाथ के साथ मैं इन 4 खूंखार दरिंदों को मौत के घाट उतार पाऊंगा या आज हमारा ये सफर यहीं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? उस अंधेरे कमरे में तलवारों के हवा में लहराने की भयानक आवाजें गूंज रही थीं। मेरा दायां हाथ लगभग बेकार था, लेकिन मेरा सोल्जर वाला दिमाग फुल स्पीड पर चल रहा था। एक साथ 4 लोगों से लड़ना बेवकूफी थी, इसलिए मैंने अंधेरे का इस्तेमाल किया। मैंने खुद को पीछे धकेला और जैसे ही पहला गुंडा मुझ पर झपटा मैंने फौरन नीचे झुककर उसके घुटने पर एक बहुत जोरदार किक मारी। उसकी हड्डी चटकने की आवाज आई और जैसे ही वो नीचे गिरा मैंने अपने बाएं हाथ के शिकार वाले चाकू को सीधा उसकी छाती के पार कर दिया। खून के गरम छींटे सीधा मेरे चेहरे पर आ गिरे। अपने 2 आदमियों को इस तरह पल भर में कुत्ते की मौत मरते देखकर बाकी के 3 लोग बुरी तरह कांप गए, लेकिन उन्होंने एक साथ मुझ पर हमला कर दिया। मैंने बहुत फुर्ती से उनकी तलवारों के वार से खुद को बचाया और जमीन पर पड़ी एक भारी लकड़ी को अपने पैर से उछाला। मैंने उसे हवा में ही कैच किया और पूरी ताकत से सीधा उनके लीडर के मुंह पर दे मारा। उसका पूरा जबड़ा टूटने की भयानक आवाज आई और वो वहीं जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा। एक हाथ से मेरे इस खूंखार और जानलेवा रूप को देखकर बाकी के 2 गुंडों की रूह कांप गई और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। मैं खून से लथपथ खड़ा था, लेकिन मेई लिंडरी नहीं। वो चुपचाप थोड़ा पानी लाई और उसने बिना कुछ कहे मेरे चेहरे से वो खून साफ कर दिया, जैसे उसने मेरे इस खूंखार सोल्जर रूप को पूरी तरह अपना लिया हो। रात के अंधेरे में मैंने उन दोनों की लाशें जंगल में फेंक दी, एक क्लियर वार्निंग के तौर पर। जब सुबह हुई तो हमारे दरवाजे के बाहर पड़ा वो खून और टूटा हुआ दरवाजा पूरे गांव के लिए एक बहुत क्लियर वार्निंग बन चुका था। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो ली वेई और मेई लिन की तरफ आंख भी उठाए। इस फाइट के बाद गांव वालों के दिल में हमारे लिए सिर्फ डर नहीं बल्कि एक बहुत गहरी रिस्पेक्ट आ गई। अब हमें खुद जंगल जाकर जड़ें लाने की जरूरत नहीं थी। सुबह होते ही 10-15 हट्टे कट्टे गांव वाले हमारे दरवाजे पर खड़े थे। वो सब हमारे लिए जंगल से ताजी जड़ें लाने को तैयार थे और बदले में उन्हें बस हमारे बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा और हमारा प्रोटेक्शन चाहिए था। हमारी सर्वाइवल गेम अब पूरी तरह से एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल में बदल रही थी। कच्चा माल तो अब भर भर कर हमारे घर आ रहा था, लेकिन उसे मैनेज करना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं एक सोल्जर था, कोई स्मार्ट मैनेजर नहीं। 15-20 लोग जब एक साथ ताजी जड़ें और पत्ते लेकर आते तो वहां पूरा केओस हो जाता और कोई काम ठीक से नहीं हो पाता था। तब मेई लिन ने अपना असली रूप दिखाया और पूरा मोर्चा संभाल लिया। उसने बिल्कुल एक बॉस लेडी की तरह उन सबको लाइन में खड़ा किया। उसने क्वालिटी चेक का एक पूरा स्ट्रिक्ट सिस्टम बना दिया। कौन सी जड़ें अच्छी हैं, कौन सी सड़ी हुई हैं और उन्हें कैसे छांटना है, ये सब वो बहुत स्मूथली हैंडल कर रही थी। उसने गांव की कुछ कमजोर औरतों की एक छोटी सी टीम बना ली जो सूखे पत्तों को बिल्कुल बराबर साइज में पैक करती थीं। मैं दूर खड़ा चुपचाप उसे ये सब मैनेज करते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई डर या कुपोषण नहीं था, बल्कि एक गजब का कॉन्फिडेंस और एक बॉस वाला ग्लो था।
वो अब सच में मेरी एक स्ट्रॉन्ग और इक्वल बिजनेस पार्टनर बन चुकी थी जिसे हर कोई रिस्पेक्ट करता था। हमारा वो टूटा फूटा घर अब एक बहुत बिजी सोर्टिंग सेंटर बन गया था जहां हर कोई पूरी लगन से काम में लगा हुआ था। हमारा प्रोडक्शन इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि अब हमारी टूटी हुई छत उन सारी जड़ों को सुखाने के लिए बहुत छोटी पड़ रही थी। हमें तुरंत कोई बहुत बड़ा और परमानेंट सल्यूशन चाहिए था ताकि काम ना रुके। मैंने अपने आर्मी वाले इंजीनियरिंग दिमाग का इस्तेमाल किया। मैंने गांव वालों की मदद से जंगल से कुछ बहुत मजबूत लकड़ियां काटी और हमारे घर के बाहर वाले खाली हिस्से में बड़े बड़े हैंगिंग रैक्स तैयार कर दिए। अब हम उन जड़ों को जमीन या छत पर नहीं बल्कि उन लकड़ी के रैक्स पर धागों से बांधकर हवा में सुखाते थे। ये देखने में भी बहुत प्रोफेशनल लगता था और काम बहुत जल्दी होता था। पूरे गांव में अब सिर्फ हमारे सूप मिक्स और उन खुशबूदार हर्ब्स की महक आती थी। सुनहरी धूप में सूखते हुए वो रैक्स हमारे बिजनेस की विजुअल ग्रोथ का सबसे बड़ा प्रूफ थे। ढलते हुए सूरज की उस पीली रोशनी में हम दोनों एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। बिना कुछ बोले हम दोनों ये फील कर रहे थे कि हमने मिलकर ये पूरा अंपायर खड़ा किया है। हम अब सिर्फ मौत से जिंदा नहीं बच रहे थे बल्कि हम पूरी तरह से थ्राइव कर रहे थे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब बिजनेस बड़ा होता है तो दुश्मनों का लेवल भी बहुत बड़ा हो जाता है। पास वाले बड़े शहर के कुछ बहुत बड़े और अमीर मर्चेंट्स की नजर अब हमारे इस मैसिव ऑपरेशन पर पड़ चुकी थी और वो इसे हड़पना चाहते थे। महीनों की कड़ी मेहनत और अच्छे खाने के बाद फाइनली मेरे शरीर की असली ताकत पूरी तरह वापस लौट आई थी। मेरे दाएं हाथ की टूटी हुई हड्डी पूरी तरह जुड़ चुकी थी और अब दर्द बिल्कुल गायब था। अब मैं दोनों हाथों से लकड़ियां काट सकता था और भारी से भारी बोरियां खुद आसानी से उठा सकता था। मेरी काम करने की स्पीड अब दुगनी हो गई थी। आर्मी कैंप से अब हमें रेगुलर बल्क ऑर्डर्स मिल रहे थे और बदले में हमारे पास इतना अनाज और पैसा आ चुका था कि हमने अपने टूटे हुए घर को पूरी तरह से रिपेयर कर लिया था। घर में अब एक नई मजबूत लकड़ी की छत थी और रात को काम करने के लिए बहुत सारे लैंप्स लगे थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। हमारा बिजनेस अब गांव का सबसे बड़ा ट्रेड बन चुका था। लेकिन तभी एक शाम हमारे उस नए बने हुए दरवाजे पर एक बहुत महंगी और शानदार बग्घी आकर रुकी। उसमें से शहर का सबसे बड़ा और खतरनाक मर्चेंट बाहर निकला। उसके साथ हथियारों से लैस बहुत सारे प्रोफेशनल गार्ड्स थे। उसने मुझे देखकर एक अजीब सी स्माइल दी। क्या हम अब एक बहुत बड़े बिजनेस वॉर के लिए तैयार थे या ये पावरफुल आदमी हमारी इस नई बनी हुई स्टेबिलिटी को हमेशा के लिए हमसे छीनने आया था? शहर का वो बड़ा मर्चेंट वहां लड़ने या हमारा बिजनेस हड़पने नहीं आया था, बल्कि वो हमारे सामने एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रपोजल लेकर आया था। उसे बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि हमारे बिना उसका काम नहीं चल सकता, क्योंकि आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट अब हमारे पास था। मैंने बिना डरे बिल्कुल बराबरी से उसकी आंखों में देखकर बात की और पूरी तरह अपनी शर्तों पर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब हम कोई छोटे मोटे चौराहे पर स्टॉल लगाने वाले नहीं थे। पूरा गांव अब पूरी तरह से हमारे इस बिजनेस पर डिपेंड करता था। जो लोग कभी एक सूखी रोटी के लिए कुत्तों की तरह लड़ रहे थे, वो आज हमारे लिए काम कर रहे थे और अपने घरों में सुकून से पेट भर कर सो रहे थे। हमने पूरे गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी थी। भुखमरी और मौत अब हमारे गांव से मीलों दूर जा चुकी थी। मैं ली वेई एक टूटा हुआ वॉर सोल्जर जिसे कचरे की तरह फेंक दिया गया था, अब सिर्फ एक पति नहीं बल्कि इस पूरे इलाके का सबसे रिस्पेक्टेड लीडर बन चुका था। हमारी लाइफ में फाइनली एक ऐसी स्टेबिलिटी आ गई थी जिसे कोई आसानी से नहीं हिला सकता था। शाम का टाइम था और बहुत हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी।
मैं अपने घर के बाहर खड़ा चुपचाप मेई लिन को काम करते हुए देख रहा था। मेरा दिल एक पल के लिए पूरी तरह रुक गया। ये वो औरत बिल्कुल नहीं थी जिसे मैंने एक अंधेरे टूटे हुए कमरे में डर से कांपते हुए और भीख मांगते हुए देखा था। उसका ट्रांसफॉर्मेशन एकदम जादुई था। वो अब पूरी तरह से हेल्थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने एक बहुत ग्रेसफुल और साफ ड्रेस पहनी हुई थी और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वर्कर्स को कल का काम समझा रही थी। उसके चेहरे पर जो सुकून और चमक थी वो मेरी अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। मुझे उस पर इतना प्राइड फील हो रहा था जो मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में किसी के लिए फील नहीं किया था। वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं थी, वो मेरी असली ताकत और मेरा सुकून बन चुकी थी। रात बहुत गहरी और शांत हो चुकी थी। सब लोग सो चुके थे और हम दोनों अपने नए घर के बाहर एक छोटी सी आग के पास बैठे थे। बिल्कुल वैसी ही रात थी जैसी हमारी पहली रात थी, लेकिन इस बार हमारे बीच कोई खौफ, कोई दर्द और मौत का साया नहीं था। मेई लिन ने मुस्कुराते हुए मुझे अपने हाथों से बनी हुई गर्म चाय दी। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। उसने पहली बार बहुत हिम्मत करके मेरी आंखों में बहुत गहराई से देखा और एकदम सॉफ्ट आवाज में मुझे थैंक यू कहा। उसने कहा कि अगर मैं उस खौफनाक रात में उसे उन गुंडों से नहीं बचाता तो वो आज जिंदा नहीं होती। मैंने मुस्कुराकर बहुत ऑनेस्टी से उसका हाथ पकड़ा और कहा कि असल में तुमने मेरी जान बचाई है। इस वॉर ने मुझे एक बिना दिल का पत्थर बना दिया था जिसे किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन तुम्हारी उस सॉफ्ट केयरिंग वाइब ने मुझे वापस एक इंसान बना दिया। मैंने आसमान में चमकते चांद को देखा और अपने मरे हुए दोस्त को एक साइलेंट ट्रिब्यूट दिया कि भाई मैंने तेरी बहन को सेफ रखा है। तभी मेई लिन ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे दोनों हाथों को बहुत कसकर पकड़ लिया। इस बार उसके उस टच में कोई डर, कोई मजबूरी या कोई सर्वाइवल का लालच नहीं था। ये एक असली हस्बैंड और वाइफ वाला बहुत प्योर और प्यार भरा टच था। हमने जब आसमान और चांद को साक्षी मानकर शादी की थी तब हमारे बीच सिर्फ मौत का खौफ था और हम बस जिंदा रहना चाहते थे। लेकिन आज उसी चांद के नीचे हम दोनों सच में एक हो चुके थे। ये भयानक वॉर और ये भूखमरी हमें हमेशा के लिए मिटाने आई थी, लेकिन इसने हमें एक ऐसा रिश्ता दे दिया जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। मेरा नाम ली वेई है और ये मेरी और मेरी पत्नी मेई लिन की कहानी का कोई एंड नहीं बल्कि एक बहुत खूबसूरत बिगिनिंग है।